हेलो बच्चों, होप है आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज मैं आपको कंसंट्रेशन का न्यू टर्म नॉर्मेलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन नॉर्मेलिटी से पहले आपको उसमें यूज होने वाले कुछ टर्म्स के बारे में पता रहना चाहिए। जैसे नॉर्मेलिटी क्या होता है, जैसे कि मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसी नॉर्मेलिटी जो रहता है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग किसी भी सॉल्यूट के कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हमको पहले उसका इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रहता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या रहता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रहता है आपको गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो आज मैं आपको पहले इस लेक्चर में आपको मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको ये वाला जो कंसंट्रेशन टर्म है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स नॉर्मेलिटी के ऊपर ही कंपटीशन में आते हैं, और क्यों आते हैं और ये क्यों ज्यादा प्रेफर किया जाता है बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स की रिस्पेक्ट में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड इक्विवेलेंट वेट। तो हम एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि मान लो एक रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जैसे कि H2SO4 प्लस NaOH एसिड का हम रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलेगा Na2SO4 सॉल्ट मिला प्लस वाटर। तो अब इसमें देखो, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो इसमें Na2 Na1 है, सोडियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 NaOH लगा देंगे। ओके, 2 NaOH। तो अब ये फुली बैलेंस है। अभी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम फिर 2 लगा देंगे तो 4 बन जाएंगे। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये रिएक्शन बैलेंस है। तो अब इस रिएक्शन में H2SO4 का 1 मोल और NaOH के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्टिंग रेशियो 1:2 है। और ये हम जब भी बता सकते हैं जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन को, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हम एक और रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए है एक रिएक्शन N2 प्लस H2, it will give 2NH3। NH3 देगा। अब इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब सिंपल है, बैलेंस कर लो। इसके 3 है तो यहाँ पे लगा दो 3, 6, यहाँ पे लगा दो 2, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस, यानी कि N2 का 1 मोल इसके 3 मोल्स के साथ
रिएक्ट कर रहा है। तो कुछ ऐसा हमको कंसेप्ट मिल जाए ताकि हमको नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस करके ना कैलकुलेट करने पड़े। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ी, इसके लिए हमको एक चीज की जरूरत पड़ी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। किसी भी रिएक्शन में एक बात आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ reactants always reacts in the equal ratio of gram equivalents. तो किसी भी रिएक्शन में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रहेंगे रिएक्टेंट्स के इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो ये आप बात जो है बहुत ही ध्यान से इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि इस रिएक्शन की मैं बात करूं अगर फर्स्ट रिएक्शन की, तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा। इसका 1 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स कितने भी रहने दो, लेकिन इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा। यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, उनका रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा। ओके, अगर इसके 2 रहेंगे तो इसके भी 2 रहेंगे। ओके, तो ये है रेशियो हमेशा 1:1 ही रहेगा। कोई भी रिएक्शन रहने दो, कोई भी एनी रिएक्शन, इट में भी कोवलेंट रिएक्शन, इट में भी आयनिक रिएक्शन, इट में भी एनी रिएक्शन, तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम रहेंगे। जैसे कि मान लो ये कोई रिएक्शन है A:B, A प्लस B, ये कन्वर्ट हो रही है C में, तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये दोनों रिएक्ट करें, तो दोनों का जो रिएक्शन वो रहेगा सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स? तो इसका आप एक सिंपल पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम उसको और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसका फॉर्मूला रहता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सेम जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला रहता है आपका गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब हम इसका निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इसका भी आप फॉर्मूला लिख लीजिए। इक्विवेलेंट वेट होता है, देखो इसी का भी इक्विवेलेंट वेट ये रहता है, क्या रहता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। एक्स यहां पे है वैलेंसी फैक्टर। एक्स क्या है?
X इज ए वैलेंसी फैक्टर, इसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। तो X यहां पे है वैलेंसी फैक्टर, ये भी हम लिख देंगे ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सकें। X जो है यहाँ पे हमारा वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। अच्छा, अब देखो, अगर मेरे को X मिल जाएगा तो मैं इक्विवेलेंट वेट निकाल लूंगा, अगर इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो, ये जो नॉर्मेलिटी वाला जो पार्ट है, इक्विवेलेंट वेट ग्राम, ये अक्सर बच्चों का बहुत वीक रहता है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात समझनी है। एक्स कैलकुलेट कर लो तो इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मिल गया तो हमको ग्राम ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक्स क्या है। देखो, एक्स, अब मान लो कि ये मैं कोई भी एक रिएक्शन ले लेता हूं H2SO4। अब मेरे को निकालना है कि H2SO4 का इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने रहेंगे, इक्विवेलेंट वेट कितना रहेगा। तो H2SO4, तो फॉर एसिड्स X क्या होता है, बेसिसिटी, और बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ H आयंस रिलीज्ड। बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ H आयंस, क्या है, नंबर ऑफ। तो जैसे कि मैं एक कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि H2SO4 ले लेंगे। तो H2SO4 ये किसमें डिसोसिएट होता है, 2H आयंस प्लस SO4, 2 नेगेटिव आयंस। अब ये कितने H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में दे रहा है, तो साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको कितने दे रहा है, 2, कितने, 2H आयंस। तो इसके लिए X की वैल्यू कितनी होगी, 2। वैलेंसी फैक्टर क्या मिल गया, 2। ओके, तो ये वाली बात आपको समझ आ गई। ऐसे ही सिमिलरली फॉर बेसिस, जैसे कि मैं बेस की बात करूं, तो बेस क्या है, बेस कौन से कंपाउंड होते हैं जो OH आयंस रिलीज करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज करते हैं, OH आयंस। तो फॉर बेसिस X क्या हो जाएगा, एसिडिटी, क्या, एसिडिटी, यानी कि नंबर ऑफ OH आयंस रिलीज, नंबर ऑफ OH आयंस रिलीज। तो जैसे कि मेरे पास एक, जैसे कि एक रिएक्शन है NaOH, अब ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस OH आयन। तो कितने OH आयन से रिलीज कर रहा है ये, खाली 1। तो इसमें X की वैल्यू क्या होगी, 1। सिंपल, एक OH आयन रिलीज कर रहा है तो X की वैल्यू 1, यानी कि वैलेंसी फैक्टर 1। अच्छा, अब एसिड्स के लिए हो गया, बेस के लिए हो गया, अब हम निकाल लेंगे सॉल्ट के लिए। सॉल्ट के लिए क्या रहेगा, देखो बच्चों, जैसे कि कोई एक सॉल्ट है, फॉर सॉल्ट्स के लिए क्या रहता है, X इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन ए कटायन, या फिर टोटल चार्ज ऑन एन अनायन भी बोल सकते हैं। सॉल्ट
न्यूट्रल रहता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो भाई एजम्पशन हम टाइम लेते हैं, आप चाहो तो अनायन भी ले सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। ओके, अब जैसे कि कोई एक सॉल्ट में ले लेता हूं Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, ये हमारा डिसोसिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। ओके, तो चार्ज ऑन एन कैटायन कितना है, ध्यान से देखो, चार्ज ऑन एक कैटायन कितना है, 2 इंटू 3 क्या है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 6। टोटल चार्ज कितना है 6, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 6। तो अभी आप जैसे कि आप देख सकते हो, एसिड्स के लिए नंबर ऑफ HNs, बेस के लिए नंबर ऑफ OHNs, और सॉल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑन ए कैटायन, और यू कैन से टोटल चार्ज ऑन ए लाइन। तो इससे आप x की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, ये चीज आप ध्यान में रखिए, इससे आप x की वैल्यू निकाल लो, और x की वैल्यू मिल गई तो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे, इक्विवेलेंट वेट मिल गया तो आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लोगे। अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करके इस कंसेप्ट को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। होप है आप लोगों को यहां तक काफी कुछ चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, तो हम लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 सिंपल है। तो H2SO4 इसमें हमको 2 HN रिलीज होंगे क्या, तो पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इसका 2 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 48, 32 इंटू 64 प्लस 64, 4 इंटू 16 कितना हुआ 64, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 2, तो ये कितना हो गया 96 और 2 98। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 90 वेट है, 98 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना है 98। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर x। हाँ, तो वैलेंसी फैक्टर x, तो वैलेंसी फैक्टर x क्या रहेगा H2SO4 के केस में, तो ये 2 H आयन से रिलीज करेगा तो x की वैल्यू 2। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 98 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 49 ग्राम। 49 ग्राम आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 आ गया, सिंपल। ओके, ऐसे ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, सेकंड पार्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH का निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट ये हम लोगों ने पहले ही भी कैलकुलेट किया था, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट रहता है 23 प्लस 16 प्लस 1 40। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 40, और यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर NaOH
एक Na पॉजिटिव और एक OH आयंस में रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो X1 है, तो यहाँ पे 1 तो कितना हो गया 40 ग्राम ही रहेगा, ओके। यानी कि जिसकी वैलेंसी 1 है या जिसमें चार्ज 1 है उसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम रहता है। ये भी आप बात को नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिए। थर्ड वन, हम एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करेंगे। तो ये आप खुद से आप कैलकुलेट कर लेना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये क्या रहेगा आपका सिंपल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर के इतना है 6, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, सिंपल। तो आप ये निकाल सकते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ भी हम यहाँ, चलो यहाँ थोड़ी स्पेस कम है, यहाँ पर फोर्थ वाला लिखते हैं। फोर्थ MgSO4 इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgSO4। तो ये क्या रहेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgSO4 अपॉन इसका वैलेंसी फैक्टर कितना रहेगा, MgSO4 किसमें डिसोसिएट होएगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज ऑन कैटायन मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर X की वैल्यू 2, ओके। 1 जैसा दिख रहा है तो हम 2 कर देंगे, ओके। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो इस कंसेप्ट को मैं और थोड़ा प्रिसाइज बनाने के लिए आपको मैं बताऊंगा कि जो वीक एसिड्स हैं उसका आप वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि वीक एसिड्स पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होते हैं, उसमें कुछ H आयंस एसिडिक रहते हैं और कुछ नहीं रहते हैं। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो H आयंस जुड़े हुए रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, वही एसिडिक रहेंगे। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रहते हैं वो एसिडिक नहीं रहते हैं। जैसे कि हम छोटे छोटे से 3 एग्जांपल लेके इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द equivalent weight of first A part H3PO4, B part H3PO3 और C part H3PO2। तो ये फास्फोरस के वीक एसिड्स हैं तीनों, तो हम इन तीनों का इक्विवेलेंट वेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या है आपको थोड़ा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। तो कैसे, देखो सबसे पहले हम लेते हैं A H3PO4 सॉरी फास्फोरिक एसिड। तो H3PO4 में अभी आप एक चीज देखोगे, तो पहले फास्फोरस की वैलेंसी कितनी रहती है 5। तो हम इसका स्ट्रक्चर बना के फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है OH और OH, H3PO4, ओके। अब इसमें एक चीज आप देखो, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये H आयन रिलीज करेगा, ये करेगा, ये करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहां से H आयन रिलीज कर देगा। तो हमको इसमें कितने H आयन मिलेंगे,
3 HNs, इतने मिलेंगे 3 HNs। 3 HNs का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे बताया था, जितने HNs उतना ही वैलेंसी वेक्टर। तो इसमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 3। ओके, अब मैं दूसरा लेता हूं बी वाला, H3PO3। तो सेम फॉस्फोरस 5 वैलेंसी है, तो H3 है लेकिन PO3 है, तो एक O आ गया, एक O यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, तो ये H एक आ गया, यहाँ पे एक H, और यहाँ पे डायरेक्टली H से जुड़ा। इसमें ये H फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ नहीं, तो ये एसिडिक नहीं रहेगा, क्योंकि फॉस्फोरस उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले सके और H रिलीज कर दे। तो इसमें H खाली ये और ये जाएगा, तो कितने H 2 H रिलीज हुए, तो 2 H का मतलब वैलेंसी फैक्टर X की वैल्यू कितनी हो गई। होप है आपको अब इससे काफी कुछ क्लियर हो गया रहेगा। X निकाल लिया तो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लोगे। बस इतनी सी बात को आप ध्यान रखो। उसके बाद सी वाला, सी वाला क्या है आपका H3PO2, H3PO2। अब इसमें ऑक्सीजन 2 ही है, तो इसका भी हम यहाँ पे बना लेंगे, डबल बॉन्ड O सेम। अब ऑक्सीजन खाली 2 है, तो एक ये H यहाँ पे, ये H दोनों ये नॉन एसिडिक रहेंगे, और ये वाला H जो है वही खाली क्या रहेगा, एसिडिक, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में ये HN की रिलीज होएगा। ओके, तो इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, तो इसमें 1 HN 1 HN, तो इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर X की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ओके, यहां तक आपको काफी हद तक मैं आपको ये जो इसका कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया रहेगा। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, एक न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है जिसमें कि थोड़ा कंट्रोल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में रिएक्शन होता है, जैसे कि H2SO4, क्वेश्चन 3 कर लो इसको। तो H2SO4 इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं, लेकिन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस ये बनता है मेरा NaHSO4, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइसल्फेट और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं, और एक ही खाली वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ओनली 1 H2। तो अब देखो इसमें एक H आयन ही रिलीज हुआ है, जो कि OH आयन के साथ मिलके ओनली 1 H आयन, इससे खाली मेरे को एक H आयन मिलेगा, और ये OH आयन के साथ रिलीज करके एक वाटर मॉलिक्यूल ही दे रहा है। तो इसका मतलब एक H आयन रिलीज मतलब कि X, इसमें X की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसका वैलेंसी फैक्टर रहेगा 1। क्या रहेगा, 1। तो इसमें H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 98 ग्राम ही रहेगा। तो इसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इसमें 98 ग्राम ही रहेगा, 49 ग्राम नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों एटाइन रिलीज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो होप है आपको ये वाले लेक्चर में काफी हद तक काफी कुछ आपको समझ पाया
रहेगा। अभी मैं आपको इसके और थोड़े से न्यूमेरिकल्स करवा के थोड़ा और आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैलकुलेट करना बताता हूं। जैसे कि H2SO4 का तो निकाल लिया, H2SO4 का यहाँ से आप देख के बता सकते हो। H2SO4 का इतना रहेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है आपका 98 ग्राम, वैलेंसी फैक्टर 2, तो इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा इसका 98 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 49 ग्राम। NaOH का 40 ग्राम ही रहेगा, वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसका आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो होप है आपको इस लेक्चर में काफी हद तक ये जो ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। और ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ते रहिए। तो बच्चों अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस present in 0.4 ग्राम NaOH। 0.4 ग्राम NaOH में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस रहेंगे? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। अब NaOH के लिए x की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही रहेगा। तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 बाई 1 इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, तो ये क्या हो जाएगा आपका गिवन वेट कितना है 0.4, कितना 0.4 अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट 40 इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0.01 ग्राम इक्विवेलेंस। तो इतने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस 0.01 ग्राम इक्विवेलेंस रहेंगे 0.4 ग्राम NaOH में। ओके, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, ये किसका था NaOH का। ऐसे ही हम एसिड का भी निकाल लेंगे। तो H2SO4 लेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस present in 0.98 ग्राम H2SO4। तो 0.98 ग्राम H2SO4 में क्या है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98, वैलेंसी फैक्टर 2 यानी कि 49 ग्राम। ओके, 49 ग्राम इसका हो गया इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ये कितना हो जाएगा, गिवन वेट 0.98 गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट 49। तो 0.98 अपॉन 49 इज इक्वल टू 0. तो ये आएगा आपका 0.2, क्या 0.02 ये रहेगा। ओके, यहां से हटाएंगे नीचे 2 जीरो, ये हाफ, तो 0.02 इज द आंसर। ओके, होप है आपको ये
समझ आया रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स in 53 gram Na2SO4। सोडियम सल्फेट 53 ग्राम ले लिया है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रहेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट of Na2SO4 2 into 23 plus 32 सल्फर का प्लस 4 into 16, तो ये कितना आएगा 46 प्लस 32 प्लस 64, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 106। क्या आ जाएगा? 106 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो अब क्या निकालेंगे हम? पहले इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा ऑफ Na2SO4। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 106। अब ये Na2SO4 सॉल्ट है, तो ये Na2SO4 Na2SO4 इसमें डिसोसिएट होएगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। कितना पॉजिटिव चार्ज है? टोटल चार्ज ऑन कैटायन मैंने बोला था, तो 2 है। कि कितना है? 2। तो x की वैल्यू कितने मिल गई? 2। तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया? 53। क्या हो गया? 53 ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या रहेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये आपके खो गए। गिवन वेट 53 ग्राम और इक्विवेलेंट वेट अभी कैलकुलेट किया वो भी है 53 ग्राम। तो ये कितना आ गया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा। तो ये आंसर। तो एक एग्जांपल एसिड का, एक एग्जांपल बेस का, एक एसिड का और एक सॉल्ट का। तो होप है आपको जो ये इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने अच्छे से आ गए होंगे। अब आप नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं और नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक चीज का ध्यान रखिए, नंबर ऑफ एचएन्स के इतने रिलीज हो रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ ओएचएन्स कितने रिलीज हो रहे हैं, या वैलेंसी फैक्टर एक्स क्या है, चार्ज कितना है। अगर ये चीज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी रिएक्शन में आप ये, अगर आपको ये मालूम चल जाता है तो आप उसका इजीली इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए और सचदेवा क्लासेस के साथ जुड़ के अपने कंसेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहें और अच्छे मार्क्स गेन करें। थैंक यू वेरी मच।